नमस्कार बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना। इसके पहले पार्ट फर्स्ट में मैंने अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के समूहों को बनाना बता दिया था। साथ ही हमारी कुछ चर्चा भी हुई थी कि विशिष्ट प्रकार के पदार्थों से ही कोई निश्चित वस्तु क्यों बनाई जाती है, जैसे गिलास, स्टील, कांच आदि का ही क्यों बनाया जाता है, कपड़े का क्यों नहीं। तो इसी कुछ चर्चाएं हमने पहले पार्ट में कर ली थी। आज हम पदार्थों के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पदार्थों के गुणों में सबसे पहले है दिखावट। दिखावट यानी कि ये दिखने में कैसे होते हैं। पदार्थ एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। हमारे कमरे में जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर यदि हम देखें तो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होंगी, जैसे कि लकड़ी, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या अन्य प्रकार की धातुओं से बनी हुई वस्तुएं। अब इसमें हम देखें, लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है, लोहा तांबा या एल्यूमिनियम से अलग दिखाई देता है। परंतु फिर भी ये जो वस्तुएं हैं लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम, ये लगभग कुछ अगर हम इनको देखें तो ये कुछ समानताएं भी हमें बताते हैं, लेकिन इनके जो गुण हैं वो लकड़ी से तो बिल्कुल ही अलग दिखाई देते हैं। यानी कि ये एक दूसरे से दिखावट में भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक क्रियाकलाप है धातुओं के टुकड़ों को उनकी द्युति देखने के लिए काटना। हमें इसके लिए अलग अलग प्रकार के पदार्थ चाहिए, जैसे कि गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े। सबसे पहले हम देखें कि क्या इनमें से हमें कोई चमकीली वस्तु दिखाई दे रही है। हाँ, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट ये चमकीली होंगी। अब हम देखें कि क्या हम इन्हें दो भागों में काट पा रहे हैं। हम गत्ते को काट सकते हैं, लकड़ी को हम तोड़ सकते हैं, तांबे के तार को हम हाथों से तो नहीं, किसी औजार की सहायता से तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। एल्यूमिनियम की शीट को हम काट सकते हैं, चाक के छोटे छोटे और टुकड़े कर सकते हैं। अब इसमें आप देखें कि क्या कौन कौन से पदार्थ चमकीले हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उनमें से हमें तांबे का तार और एल्यूमिनियम की शीट चमकीली सी दिखाई देंगी। जिस स्थान पर वो कटी हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा चमक आपको दिखाई देती है। यानी कि बहुत सारे पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें चमक या द्युति उत्पन्न होती है। इस प्रकार की चमक को हम द्युति के नाम से जानते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक या द्युति उत्पन्न होती है वे धातु होते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी आदि। कुछ धातुएं अपनी चमक खो देती हैं और कुछ चमक रहित दिखाई देने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वायु या वायुमंडल की जो नमी है उससे क्रिया करने लग जाती हैं। जैसे कि तांबा, हमारे घरों में तांबा या पीतल होता है, उस पर काले या हरे रंग की छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देने लग जाती हैं जो रगड़ने पर आसानी से नहीं निकलती। ऐसा इसी कारण होता है, इनके अंदर जो चमक है वो किससे क्रिया कर लेती है, वायु और नमी से, और इस कारण उनका रंग थोड़ा सा बदल जाता है, वे अपनी चमक खो देती हैं। अब बारी आती है कठोरता की। हम विभिन्न प्रकार के पदार्थ लेंगे, जैसे कि धातु की चाबी, लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक या फिर कोई अन्य प्रकार का पदार्थ। जब हम इन्हें खींचकर या दबाकर के देखें तो हम देख सकते हैं कि कुछ वस्तुओं को तो हम आसानी से खरोच पा रहे हैं, दबा पा रहे हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं को ऐसा करना, दबाना या खरोचना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे पदार्थ जिन्हें हम आसानी से संपीड़ित कर सकें, अर्थात दबा सकें और खरोच सकें, वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं, सॉफ्ट जो है पदार्थ कहलाते हैं। जबकि जिनको संपीड़ित करना या दबाना कठिन होता है वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि रुई है, स्पंज है, इनको दबाने पर ये आसानी से दब जाती हैं, जबकि लकड़ी है उसे दबाने पर ये दबती नहीं है। इसलिए रुई और स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कैसी हो गई, कठोर हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने इनकी बनावट में दिखावट और कठोरता, इन दोनों पॉइंट्स को समझ लिया है। अब बारी आती है विलेय और अविलेय पदार्थों की। एक क्रियाकलाप हम कर सकते हैं, कुछ ठोस पदार्थ लें, जैसे कि चीनी, नमक, चौका पाउडर, बालू, रेत और लकड़ी का बुरादा। कांच के 5 गिलास में प्रत्येक गिलास को 2/3 भाग से भर लेंगे और सब में
एक एक करके इन पदार्थों को डालना शुरू करेंगे। पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी, दूसरे में 1 चम्मच नमक, तीसरे में 1 चम्मच चाक पाउडर, चौथे में 1 चम्मच बालू रेत और पाँचवें में 1 चम्मच लकड़ी का बुरादा डालेंगे और इन सबको अच्छे से हिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि चीनी और नमक आसानी से पानी में घुल जाती है, जबकि जो चॉक पाउडर है, बालू है और लकड़ी का बुरादा है, ये हमें घुलता हुआ तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के जो ठोस पदार्थ थे उनको जल में मिश्रित करके देख सकते हैं कि कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील हो जाता है और कौन सा नहीं होता। और इसी के कारण हम ये जो सारणी है 4.3, इसको भरने में भी हम हेल्प ले सकते हैं। हम ये जान पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूरी तरह से लुप्त हो गए, यानी कि घुलनशील हो गए हैं। इसलिए वे पदार्थ जो जल में घुलनशील हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वो विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जबकि जो पदार्थ उस पानी में नहीं घुल पाते हैं, विलेय नहीं होते हैं, वे जल में अविलेय या अविलयशील पदार्थ कहलाते हैं। एक क्रियाकलाप 5 है। इसमें हमें सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल या नारियल का तेल, मिट्टी का तेल या अन्य प्रकार के द्रवों को इकट्ठा करना है। कांच के गिलास को भर कर के इसमें 1 चम्मच कोई द्रव मिला देना है। मान लीजिए आपने सरसों का तेल इसमें मिला दिया। अब इसको आप अच्छे से हिलाइए और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब कुछ समय बाद ये स्थिर हो जाएगा तो हम देखेंगे कि पानी जो है वो नीचे तो इकट्ठा हो गया है और उसके ऊपर सरसों का तेल एक अलग लेयर बनाता हुआ इकट्ठा हुआ है। यानी कि यहाँ पर ऐसे द्रव होते हैं जो एक दूसरे में घुलनशील नहीं हो पाते हैं और कुछ समय रखने के बाद अपनी ही एक अलग परत बना लेते हैं। इनको हम बोलते हैं अविलेय द्रव। अब आप देखिए, सिरका अगर पानी में घोला जाए तो क्या वो मिश्रित हो जाएगा? हाँ। नींबू का रस मिश्रित हो जाएगा, सरसों का तेल नहीं होगा, नारियल का तेल नहीं होगा और केरोसिन भी नहीं होगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं उन सामान्य द्रवों के बारे में जो जल में घुलनशील हैं और जो जल में घुलनशील नहीं हैं। इसी के साथ कुछ गैसें भी जल में विलय हो जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। इसी के कारण जो जल में रहने वाले जीव हैं और पेड़ पौधे हैं वो जीवित रह पाते हैं। कुछ गैसें जल में घुले जो होती हैं नहीं हो पाती हैं। वस्तुएं जल में तैर या डूब सकती हैं, बिल्कुल। जब हमने क्रियाकलाप 4 किया था उस समय हमने ये भी देखा था कि जल में जब हमने कुछ पदार्थों को मिलाया तो उनमें से कुछ ठोस जल से अलग भी हो जाते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो जल में घुल गई, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जो जल में घुल नहीं पाई, जल के ऊपर इकट्ठा हो गई। इससे हम इनके तैरने या डूबने के बारे में पता लगा सकते हैं। इस पात्र में देखिए कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। एक सिक्का रखा हुआ है, बटन रखा हुआ है, चाबी है, पत्ता है, प्लास्टिक की बॉल है और लकड़ी का टुकड़ा है। इसमें से कुछ वस्तुएं ऊपर की ओर तैर रही हैं जबकि कुछ नीचे की ओर डूब चुकी हैं। ऐसी वस्तुएं जो ऊपर की ओर तैर रही हैं अर्थात वे हल्की वस्तुएं हैं और जो नीचे की ओर डूब चुकी है वे भारी वस्तुएं हैं। तो इसके आधार पर आप जल में डूबने वाली और जल में तैरने वाली वस्तुओं का भी निर्धारण कर सकते हैं। पारदर्शिता। कई बार हमने लुका छिपी का खेल खेला होगा। हम बचपन में अक्सर ही ये गेम खेला करते हैं। क्या आपने पर्दे के पीछे छुपने का प्रयास किया है? हाँ। क्या आपने कभी कांच, जो खिड़की है, खिड़की वाला जो कांच है, उसके पीछे छुपने का प्रयास किया है? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पर्दे के पीछे हम दिख नहीं पाएंगे, जबकि खिड़की वाले कांच के पीछे हमें देखना आसान हो जाएगा। यानी कि हमें तो पहले से ही पता है कि कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसके आर पार देखा जा सकता है और किसके नहीं। इसी सब चीज़ों से मिलकर बनती है पारदर्शिता। ऐसी सामग्रियाँ या वस्तुएं जिनसे होकर के हम आर पार देख सकते हैं वे हमें पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कि कांच, जल, वायु और प्लास्टिक। दुकानदार के सामने जब आप जाएंगे किसी दुकान में सामान लेने के तो उसके जो सामान होते हैं जैसे कि बिस्किट, मिठाइयाँ, नमकीन, चॉकलेट्स आदि, वे उन पदार्थों को कांच या प्लास्टिक के बर्तन में ही रखता है, जिससे सामने वाला उसे देख कर के उसे पसंद करे और उससे वो खरीद ले। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि हम बाहर से ही उन वस्तुओं को देख सकें, इन्हें हम आर पार देख सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं पारदर्शी वस्तुएं।
ऐसे कुछ पदार्थ भी होते हैं जिनके आर पार देखना संभव नहीं होता, जैसे कि स्टील का बर्तन। इन्हें हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इन्हें देख कर के हम अंदर रखे हुए जो पदार्थ है उसके बारे में जानकारी नहीं रख सकते। बूझों ने ये एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया है। पहले वाले जब आप चित्र में देख रहे हैं, बूझों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय यह अपारदर्शी है। जब ये थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है तो हमें हल्का हल्का या धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है। इस स्थिति को हम बोलते हैं पारभासी। जब हमें दिखाई तो दे लेकिन स्पष्ट न दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे, इसको हम बोलेंगे पारभासी। तीसरे में हमें उस तरफ बूझों का चेहरा आसानी से दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे पारदर्शी। तो इस प्रकार से हम वस्तुओं के पारभासी, पारदर्शी या अपारदर्शी होने का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे चित्र 4.9 में एक हथेली के नीचे टॉर्च को रखा हुआ है। ऐसा प्रयोग तो हम घर में वैसे ही कई बार कर लेते हैं। जब रात के अंधेरे में कई बार लाइट नहीं आती है, रात के अंधेरे में हम टॉर्च हाथ में लेते हैं तो हम अक्सर ही ऐसी कोई क्रिया कर लग जाते हैं। हमें हमारे हाथ के अंदर से वो लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्रकाश है ये हमारे हाथों से पूरी तरह से नहीं गुजर पाता है, हल्का हल्का या धुंधला गुजर पाता है। इसको हम बोल सकते हैं पारभासी, जिसमें से दिखाई तो दे लेकिन कैसा, धुंधला दिखाई दे। इस प्रकार से हमने इस लेसन के अंतर्गत वस्तुओं की कठोरता, बनावट, उनकी चमक, विलेयता, घुलनशीलता, पारभासी होना, अपारभासी होना या अपारदर्शी होना, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। इन सबको हम अलग अलग प्रकार के क्रियाकलापों से आसानी से समझ सकते हैं और इस प्रकार से इस चैप्टर से हम पदार्थों के विभिन्न गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। धन्यवाद।